हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं मैश एनालाइज के बारे में कि किस तरीके से आप किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज, किसी भी सर्किट के अंदर करंट, किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज डिफरेंस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्किट है हमारे पास, उसके अंदर क्या होता है, कई सारे चीज़ें होती है जैसे कि वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, ठीक है। इन सब की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। हमारे पास तरीके तो हैं बहुत सारे वैल्यू फाइंड आउट करने के, तरीके बहुत सारे हैं वैल्यू फाइंड आउट करने के, पर हम जिसकी आज बात करने वाले हैं वो है मैश एनालिसिस। इससे क्या होता है, ये थोड़ा इजी पड़ता है बाकी तरीकों से। जो और तरीके हैं आपके वोल्टेज वगैरह फाइंड आउट करने के, वोल्टेज करंट फाइंड आउट करने के, उनसे थोड़ा सा इजी पड़ता है। इजी क्यों पड़ता है? क्योंकि इसमें इक्वेशंस बनती हैं। इसमें क्या बनती है? हमारी इक्वेशन। और जब हमारे पास इक्वेशन बनती है ना, तो उनको सॉल्व करने में जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। उसको सॉल्व करने ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। एक तरीके से आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो या फिर जो मेथड आपको आता हो आप लगा दो, उससे आपका आंसर आ जाएगा। मैश एनालाइज को समझने से पहले हमें कई सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कई सारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है ना, जिसमें हमें पता चलता है कि भाई आखिर नोड किसको कहते हैं, आखिर जो है हमारा करंट क्या है, या आखिर इस ब्रांच क्या है, हमारी ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है। मतलब कई सारे जो बेसिक टर्म्स हैं इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं उसके बारे में, देन हम पढ़ते हैं मैश एनालिसिस के बारे में। ये तो हमने लॉ तो समझ लिया आखिर भाई होता क्या है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन जानने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके आगे चल के हेल्प करने वाले हैं सॉल्व करने में। जैसे कि आप मैश एनालाइज करेंगे, आप नोडल एनालाइज करेंगे, सर्किट डायग्राम को सॉल्व करेंगे, किसी भी थेवेनिन से सॉल्व करें या फिर किसी भी इक्वेशन से आप अगर सर्किट डायग्राम को सॉल्व करके वोल्टेज और करंट फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो आपको ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन सी वो टर्मिनोलॉजी है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई है तो माफ करना। यहाँ पर लगाएंगे हम इस तरीके से, एक सर्किट बना लेता हूँ जिससे आपको जो है अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है, एक सर्किट यहाँ पर मैं बना लेता हूँ जिससे आपको जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि बेसिक टर्मिनोलॉजी का मतलब सिंपली यही है कि जो चीज़ें इसमें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम किस किस को क्या क्या बोलते हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, ABC, और इसको मैं R1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं R2 नाम दे देता हूँ, इसको R3 नाम दे देता हूँ, इसको मैं R4 नाम दे देता हूँ। हम इसको मैं यहाँ पर करंट I1 गया, यहाँ से जो है I2 से नाम दे देता हूँ, I3 से नाम दे देता हूँ, एंड इसको मैं नीचे से ग्राउंड कर देता हूँ। ठीक है, और एक हम दो सर्किट देख रहे हो, यहाँ पर दो लूप देख रहे हो, एक तो ये वाला बॉक्स एंड एक ये वाला बॉक्स। तो सिंपली इस वाले बॉक्स को मैं IA नाम दे देता हूँ एंड इस वाले बॉक्स को मैं IB नाम देता हूँ। सिंपली अब तक मैंने कुछ नहीं किया, खाली नेमिंग करिए और कुछ नहीं किया। अब देखो, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो चीज़ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नोड के बारे में मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको नोड के बारे में मालूम होना चाहिए कि आखिर इसमें नोड किसको कहा जाता है। तो नोड हमारे वो होते हैं जहाँ से हमारे वायर्स जो हैं आपको मुड़ते हुए दिख जाए ना, वो नोड समझ लो। जैसे कि ABCDE, जहाँ पर दो वायर आपको लग रहा है, हाँ दो वायर या फिर दो से ज़्यादा वायर जा रहे हैं। देख सकते हो, ए पे एक वायर इधर है, एक वायर इधर है, दो वायर दिख गए। F पे एक वायर उधर है, एक वायर E पे एक वायर इधर, देखो इसमें तो 3 वायर है। ठीक है, यानी मिनिमम 2 वायर हो तो हमारा वो क्या कहलाता है, नोड की कैटेगरी के अंदर आता है। तो सिंपली इसमें कौन कौन से नोड जाएंगे, हमारा A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा, E हो जाएगा, F हो जाएगा। तो ये सारे हमारे जो है नोड की कैटेगरी के अंदर आएंगे। इन सबको हम नोड बोलेंगे। जो मैं बार बार नोड बात कर रहा था, वो नोड होते हैं यही सेम चीज़, जहाँ पर दो वायर जाके मिल रहे हों, यहाँ पर दो वायर जाके आपके मिल रहे हों। जैसे किरचॉफ करंट लॉ में मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर क्या, जितना भी करंट आपका एंटर करता है किसी भी नोड में, तो नोड वो ये है, जितना भी करंट आपका एंटर करता है किसी भी नोड में, वो हमेशा बराबर होता है जो एग्जिट कर रहा है। देखो, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ किरचॉफ करंट लॉ, देखो यहाँ पर वैलिड हो रहा है। यहाँ पर I1 जा रहा है, I1 दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I2 एंड I3। अगर आप I2 और I3 का सम करोगे ना, तो वो I1 के बराबर होगा। यानी कि जितना आपका करंट जा रहा है नोड्स में उतना ही करंट एग्जिट हो रहा है। यानी I3 और I2 प्लस करो एंड I1 के ही बराबर आएगा वो। ठीक है, यही हमारा किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि जितना भी करंट आपका जा रहा है किसी भी नोड में,
और एग्जिट हो रहा है, एंटरिंग एंड एग्जिट करंट दोनों हमारे बराबर होने वाले हैं। नोड के बाद हम बात करने वाले हैं ब्रांच की। ब्रांच क्या होता है कि हमारा पाथ होता है, ये हमारा पाथ होता है। आप पाथ नहीं समझ सकते हो या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, किसी भी किसी भी दो नोड के बीच का गैप, जैसे कि ए बी बी सी सी डी, किसी भी दो नोड के बीच का गैप को हम यहाँ पर ब्रांच कहते हैं। किसी भी दो नोड के बीच का गैप, यानी इट इज द पाथ बिटवीन टू रोज कह दो या फिर आप नोड्स कह दो उसको, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि हो गया हमारा ए बी बी सी सी डी, ठीक है, और बी ई डी ई एफ ए, जो भी आप देख सकते हो, जो भी आप दो नोड्स को आप ज्वाइन कर लो सिंपली, तो वो हमारा यहाँ पर ब्रांच की कैटेगरी के अंदर आता है। अब जो है हम बात करते हैं, ये तो हमने ब्रांच के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं ब्रांच करंट के बारे में। सिंपली ब्रांच में जो करंट पास आउट हो रहा है ना, उसको हम ब्रांच करंट कहते हैं। जैसे कि देखो, ए से बी ब्रांच के अंदर कौन सा करंट हमारा पास हो रहा है, I1, तो ये हमारा ब्रांच करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रांच करंट। बी से ये I2 पास हो रहा है तो ये ब्रांच करंट होगा। I3 कहाँ से पास हो रहा है, बी से सी तक, तो ये हमारा ब्रांच करंट। तो ब्रांच करंट कौन कौन से होगा हमारे, I1 I2 I3 ठीक है। यानी किसी भी ब्रांच के अंदर आपका जो भी करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम ब्रांच करंट कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा, ये तो 3 था, इसके बाद आता है हमारा लूप। अब लूप क्या होता है, लूप सिंपली क्लोज्ड पाथ को कहा जाता है। लूप सिंपली किसको कहा जाता है, क्लोज्ड पाथ को, यानी कि एनी क्लोज्ड पाथ इन द सर्किट इज कॉल्ड लूप। जैसे कि इसमें कौन कौन से लूप है हमारे, देखो इसमें बेसिकली 3 तरह के लूप हैं, ए बी ई एफ, बी सी डी ई, एंड एक और लूप है इसके अंदर ए सी डी एफ, केवल अभी एक क्या है हमारा लूप है, ठीक है। या फिर ए सी डी एफ पढ़ लो या फिर उसको ए बी सी डी ई एफ पढ़ लो, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर हमारे सर्किट के अंदर 3 तरह के 3 लूप है यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ है, और कौन सा हमारे पास लूप यहाँ पर, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, एंड और कौन सा लूप है हमारा, ई एफ, और क्लोज बना देना तो इसलिए ई एफ वापस ए पे आ गया, ए बी ई एफ ए। और कौन सा हमारा, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई। तो इसमें 3 जो है हमारे पास लूप है। इस सर्किट के अंदर हमारे पास 3 लूप है। लूप मतलब सिंपली क्लोज्ड पाथ, लूप मतलब सिंपली क्लोज्ड पाथ। जितने भी आपके पास क्लोज्ड पाथ हैं वो सब हमारे लूप की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और आपको ये बात याद रखना है कि अगर हमारा ओपन सर्किट है, यानी कि क्लोज्ड नहीं है, ओपन सर्किट है, तो आप उसमें लूप फाइंड आउट करने को बोले तो आपको मना कर देना कि इसमें लूप नहीं है। ओपन सर्किट में लूप नहीं होगा, क्लोज सर्किट में लूप होगा, जहाँ पर आपको जो है सर्किट पूरा क्लोज हो। इसके बाद आता है हमारा मैश। अब ये मैश क्या होता है, मैश सिंपली क्लोज्ड पाथ को कहा जाता है। क्लोज पाथ तो भाई लूप को भी कहा जाता है, नहीं तो इसके अंदर एक कंडीशन आती है, इसके अंदर एक कंडीशन आती है कि इट शुड नॉट हैव एनी अदर क्लोज पाथ इनसाइड। मतलब एक देखो ए बी सी डी ई एफ, इसके बाद इसके अंदर कौन कौन से लूप आ रहे हैं, 2 लूप आ रहे हैं ना, ए बी ई एफ एंड बी सी डी ए, यानी इस बड़े से के अंदर 2 लूप आ रहे हैं। ये नहीं, हमारा मैश क्या होता है, इसके देखो ए बी ई एफ ही हमारा मैश कहलाएगा। ये मैश क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई और एक और लूप नहीं आ रहा है, यानी कि वो चीज जिसके अंदर और लूप नहीं आए उसको हम मैश कहते हैं। जिसके अंदर और लूप नहीं आए उसको हम क्या कहते हैं, मैश कहते हैं। तो इसमें 2 मैश है, ए बी ई एफ एंड बी सी डी ए, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से 2 लूप है, ए बी ई एफ एंड बी सी डी ई, इसमें ठीक है 2 लूप है इसके अंदर। अब इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ क्लोज्ड पाथ बट under a condition it should not have any
अदर क्लोज्ड पाथ, उसके अंदर कोई भी और क्लोज्ड पाथ नहीं होना चाहिए जब भी वो हमारा मैश की कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे कि ABEF हमने देखा यहाँ पर ABEF, इसके अंदर और भी कोई क्लोज्ड पाथ नहीं आ रहा है। BCDE के अंदर कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं आ रहा है, पर अगर हम देखें ABCDEF के अंदर 2 क्लोज्ड पाथ आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा लूप की कैटेगरी में आएगा, पर ये हमारा मैश की कैटेगरी में आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। और याद रखना, ये जो चीज मैंने आपको बताया ना, ये मैश वाली, ये एप्लीकेबल होती है केवल प्लेनर नेटवर्क में। इट इज एप्लीकेबल ऑन प्लेनर नेटवर्क। ये किस में एप्लीकेबल होती है? प्लेनर नेटवर्क ओनली। प्लेनर नेटवर्क के अलावा किसी और नेटवर्क में एप्लीकेबल नहीं होती है। प्लेनर नेटवर्क से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है मीन्स 1D ओनली। ठीक है, 1 डायमेंशन ओनली। उसमें आप ये सारी चीजों को जो है कर सकते हो। अगर 2D में आ गया या 3D में आ गया तो आप ये सारी कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज जो हमने अभी बताया एप्लीकेशन, ये सारी एप्लीकेशन जो हो जाएगी हमारी फॉल्स, ये सारी हमारी एप्लीकेशन ट्रू नहीं रहने वाली है। तो यही बेसिकली हमारा एप्लीकेशन था, जिसमें मैंने आपको 5 चीज बता दी जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम आगे जब मैश एनालाइज या नोडल एनालाइज करेंगे तो उसमें ये चीजें बार बार आएंगी। मैश क्या होता है, नोडल क्या होता है, लूप क्या होता है। नोडल बेसिकली क्या होता है? नोड, मैंने आपको बताया नोड है ना, इसी को हम नोडल बोलते हैं। मैश एनालाइज जब करते हैं ना तो नोड को ही हम नोडल बोलते हैं सिंपली। उसमें क्या करते हैं हम, 2 नोड के बीच में से A और B है, तो 2 नोड के बीच में से हम वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज एंड करंट फाइंड आउट करते हैं किसी भी 2 नोड के बीच में से, एक को ग्राउंड करके। जैसे कि मैंने ग्राउंड कर दिया तो इसके बीच में से मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज फाइंड आउट करंट फाइंड आउट करता हूँ। इसके बीच में से वोल्टेज करंट फाइंड आउट करता हूँ, इसके बीच में वोल्टेज करंट फाइंड आउट करता हूँ। तो वो सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं मैश एनालाइज, यानी मैश, सिंपली मैश के बारे में क्या होता है ये हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैश आखिर कौन सी उस पर बेस्ड होता है वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हम बात करने वाले हैं वो है मतलब सबसे पहला जो टर्म है हमारे पास इसको करने के लिए कि आखिर ये जो मैश एनालाइसिस ये आखिर किस पे बेस्ड होता है, मतलब ये किस तरीके से सॉल्व होता है। जैसे कि हमने किरचॉफ के लॉ पढ़े थे, किरचॉफ के पास 2 लॉ थे, कौन कौन सा था? एक तो करंट लॉ था, किरचॉफ करंट लॉ, एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो जो हमारा मैश एनालाइसिस होता है ना, ये हमारा एप्लीकेबल, ये हमारा मतलब एप्लीकेशन होता है एक तरीके से किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। ये क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन होता है। क्या बोलते हैं? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये हमारा एप्लीकेशन है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एंड इट इज एप्लीकेबल। याद रखना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये खाली एप्लीकेबल होता है केवल और केवल प्लेनर नेटवर्क्स में। एप्लीकेबल ओनली ऑन प्लेनर नेटवर्क, एप्लीकेबल टू प्लेनर नेटवर्क। मेरे प्लेनर नेटवर्क से मेरा क्या मतलब है? प्लेनर नेटवर्क से सिंपली मेरा मतलब है वो वाले नेटवर्क जो कि 1D में हम प्लॉट कर सके, यानी कि सिंपली एक लाइन आप समझ सकते हो। तो ना ये हमारा 1D प्लेनर नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल या फिर 1 डायमेंशन के लिए ही ये हमारा क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, ओनली इन ओनली 1 डायमेंशन। अगर हमारे कोई भी नेटवर्क 2D में है या फिर हमारा कोई भी नेटवर्क 3D में है, 2D में है या तो 3D में है, तो वो हमारा मैश एनालाइज उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एप्लीकेशन है किरचॉफ लॉ का, और किरचॉफ लॉ की क्या हमारा डिसएडवांटेज होता है कि वो 1D के अलावा किसी और डायमेंशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो हमारा मैश एनालिसिस है ये हमारा 1D प्लेनर के लिए ही वर्केबल है। अभी हमारा प्लेनर नेटवर्क क्या होता है? मैं बार बार प्लेनर 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 नेटवर्क बोल रहा हूँ, तो या फिर हमारा प्लेनर नेटवर्क होता क्या है? हमारा प्लेनर नेटवर्क, अभी हमारा प्लेनर नेटवर्क क्या होता है? प्लेनर नेटवर्क हमारे वो नेटवर्क्स होते हैं सिंपली, जो कि उन नेटवर्क्स को हम प्लेनर नेटवर्क बोलते हैं जिनको हम क्या कर सकें, शीट के यानी इस पेपर है ना, इस पेपर में ड्रॉ कर सकें, यानी किसी भी शीट ऑफ पेपर में हम ड्रॉ कर सकें किसी भी नेटवर्क को, किसी भी डायग्राम को, किसी भी सर्किट को, देन उसको हम बोलते हैं
उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेनर नेटवर्क। पर याद रखना वो विदाउट क्रॉसिंग लाइन, यानी उसमें हम लाइन को, दो लाइन को या क्रॉस नहीं कर सकते हैं। उसमें हम लाइनों को क्या नहीं कर सकते हैं, क्रॉस नहीं कर सकते हैं हम बिल्कुल भी। और वो क्या होते हैं, हमारे प्लेनर नेटवर्क होते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, नेटवर्क, a network is said to be planar if it can be drawn on a sheet of paper without a crossing line, यानी कि लाइन जो है हमारी वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए किसी भी प्लेन के अंदर। और उसको हम क्या कर सकते हैं, ये एक शीट के ऊपर जो है ड्रॉ कर सके। उसको हम एक शीट, यानी कि अगर मैं व्हाइट पेपर लूँ ये वाला, तो इस शीट के ऊपर मैं क्या कर सकूं, उसको सर्किट को ड्रॉ कर सकूं, तो उसी को हम यहाँ पर प्लेनर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्लेनर नेटवर्क कहते हैं। अब देखते हैं कि हम किस तरीके से सर्किट को मैश एनालिसिस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक क्वेश्चन यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन को कंसीडर करने वाले हैं जिसमें आपको डिटरमाइन करना है डिटरमाइन क्या करना है, करंट, डिटरमाइन करना है आपको करंट I1 एंड I2 यूजिंग मैश एनालिसिस। यानी मैश एनालिसिस के थ्रू आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सर्किट के अंदर आपको सिंपली करंट को फाइंड आउट करना है, I1 एंड I2। अब हमारे पास सर्किट डायग्राम कौन सा है हमारे पास, देखो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पर सर्किट डायग्राम है। ये रहा, एंड एक जाएगा इस साइड, एक जाएगा इस साइड, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक बैटरी, एक यहाँ पर लग, एक सेकंड में दिख नहीं रहा होगा, एक यहाँ पर लग जाएगी बैटरी। ठीक है, यहाँ पर लग गई हमारी बैटरी। इसके बाद आएगा यहाँ पर एक और बैटरी, और इस तरीके से जो है हमारा सर्किट डायग्राम हो गया यहाँ पर कंप्लीट। इसको मैं 1 ओम नाम दे देता हूँ, इसको मैं 6 वोल्ट की बैटरी देता हूँ, इसको मैं 7 वोल्ट की बैटरी दे देता हूँ, इसको 4 ओम यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 9 वोल्ट, और इस वाले को मैं 3 ओम का नाम दे देता हूँ रेजिस्टेंस को, और ये रेजिस्टेंस इसको 2 ओम लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक 2 लूप बनना है, यहाँ पर देख सकते हो आप 2 लूप बनने हैं, या फिर आप कह सकते हो इसको 2 मैश बनने हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको एप्लीकेशन में बताया, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ में, कि सिंपली मैश क्या होता है एंड लूप का, तो दोनों में डिफरेंस होता है। आप लूप के अंदर लूप तो ला सकते हो, पर आप मैश के अंदर कोई लूप नहीं ला सकते। मैश क्या होता है, लूप का लास्ट स्टेज। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो हमारा मैश होता है वो क्या होता है, हमारा लूप का लास्ट स्टेज होता है। यानी कि जहाँ पर आपने लूप बना दिया, लूप देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं इसको पॉइंट का नाम दूं ABCDEF, तो सिंपली ये पूरा, इसके अंदर 2 हमारे और लूप बन जाएंगे, ये वाला एंड ये वाला, तो सिंपली ये हमारा जो है लूप कहलाएगा। पर इन ये देखो ABCD एंड ABCD, ठीक है, इन दोनों के अंदर और लूप है क्या, नहीं है, तो सिंपली ये हमारा मैश कहलाता है। ठीक है, तो इस वाले को मैं I1 नाम दे देता हूँ, इस वाले को मैं I2 नाम देता हूँ। इस तरीके से हम घूमेंगे। हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम रोल करना है। हम क्या करने वाले हैं, इस तरीके से, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, एंड देन उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं पहली मैश के अंदर। ठीक है, पहली मैश के अंदर सिंपली हमको करंट फाइंड आउट करना है। इसमें कहाँ कहाँ करंट आपका जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। मैं मान लेता हूँ यहाँ से जो है हमारा I1 नाम का करंट गया है। ठीक है, हमको डिटरमाइन करना करंट, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ I1 नाम का करंट जो है यहाँ से गया, इसके बाद नहीं सॉरी I1 और I2 बोला है ना उसने, तो यानी I1 एक ये रहा, I2 एक ये रहा। ठीक है, इन दोनों को फाइंड आउट करना है। इस वाले लूप में जो है हमारा I1 करंट दौड़ रहा है, एंड इस वाले लूप में जो है हमारा I2 करंट दौड़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे मैश I1 के बारे में, यानी कि केवल और केवल हम इतने को कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, फॉर मैश 1। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली मैश के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ देखो किससे शुरुआत हो रही है, इस तरीके से घूम के आ रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट करो। मैं यहाँ 7 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यह देखो लूप इस तरीके से चल रहा है, यानी कि इसकी जो एरो है ना उस साइड से हमें देखना होता है।
एरो देखो, एरो सबसे पहले जा रहा है 7 के नेगेटिव टर्मिनल पे, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा है। देख सकते हो एरो जो है इस तरीके से जाएगा तो बैटरी के सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल आएगा। तो अगर नेगेटिव टर्मिनल से पहले टच हुई है कोई भी वैल्यू पहले नेगेटिव टर्मिनल से टच हुई है तो आपको सिंपली माइनस का साइन यहाँ पर लगाना होगा। किसका साइन लगाना होगा? माइनस का। जो बैटरी का आपका वैल्यू है उस वैल्यू को आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं लगाऊंगा नेगेटिव साइन, जो कि मैंने लगा दिया, बैटरी की वैल्यू है 7। तेरह में क्या करूंगा? प्लस कराऊंगा। ठीक है, बैटरी के लिए आप इस तरीके से लिखोगे, बैटरी के अगर वो जो भी वैल्यू आपकी बैटरी की वो लिखोगे। एंड आपको साइन का जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर नीचे की साइड पॉजिटिव डायरेक्शन होता, एरो जाता बड़ी वाली लाइन पे टकराता, अगर इस तरीके से घूमते बड़ी लाइन वाली पे टकराता, तो हम जो है 7 की पॉजिटिव वैल्यू लिखते। तो हम 7 की कौन सी वैल्यू लिखते? पॉजिटिव वैल्यू लिखते। अभी हम नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद आता है हमारा, यहाँ से चला हमने 7 कंप्लीट। इसके बाद जाएंगे हमारे 1 ओम पड़ेगा। इसके बाद कौन सा पड़ेगा? हमारा 1 ओम। अब सिंपली हम करंट को लिखेंगे ना, तो उस करंट को लिखने के लिए हमको जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि I1 इंटू 1 ओम करना पड़ेगा। I1 इंटू 1 ओम कितना हो जाएगा? ऑफकोर्स की बात है I1 हो जाएगा। I1 इंटू 1 ओम कितना होगा हमारा? I1। तो इसको कर देंगे हम प्लस प्लस करने जाना सारी क्वांटिटीज को। इसके बाद देखेंगे हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। 2 पे आएंगे हम। इसके बाद कौन सी पे आएंगे? 2 पे, सेकंड वाले को, सेकंड 2 ओम रेजिस्टेंस पे। अब आप यहाँ पर ये देखोगे कि एक तो घूम के I1 भी आ रहा है एंड एक घूम के I2 भी पड़ रहा है, यानी कि दो करंट जो है यहाँ पर हमारे पास मिक्स आउट हो रहे हैं। दो करंट हमारे पास इस कंडीशन पे दो करंट हमको मिल रहे हैं। अब हम क्या करें कि भाई I1 लिखे हैं कि I2 लिखे हैं? नहीं, इसमें आप दोनों लिखोगे। अगर आपके दोनों करंट यानी दोनों दो लूप आपने बनाया, दो मैश आपने बनाई है या फिर 3 मैश है, और अगर आपके वो सारे करंट एक ऐसी आपके पास लाइन है, एक ऐसी आपके पास नोड है, एक ऐसी आपके पास ब्रांच है जिसमें जो कि क्या कर रही है, तीनों के तीनों से लिंक है, तो आप तीनों के तीन इवन लिखोगे। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप कोई एक लिख दोगे एक नहीं लिखोगे, नहीं, जितने भी हैं आपके उस ब्रांच में, जितने भी करंट आपकी ब्रांच में फ्लो हो रही है आप दोनों लिखोगे। तो इसमें I1 एंड I2 दोनों है, तो आप दोनों को लिखोगे। सिंपली आप क्या करोगे? दोनों को ही लिखोगे। तो आप दोनों को लिख दो। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, और जो आपका रेजिस्टेंस है उसको कॉमन ले लेंगे। जैसे कि 2 को मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं I1 की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहली मैच में चल रहा हूँ, पहली मैच का करंट सबसे पहले लिखेंगे। ये बात और आपको याद रखनी है कि जो पहली मैच, जिस भी मैच में आप चल रहे हो उस मैच का करंट पहले लिखोगे एंड दूसरी मैच जो आ रही है आपकी उसका करंट बाद में लिखोगे। तो हम I1 को तो देख रहे थे, तो I1 को हम पहले लिखेंगे, देन माइनस करेंगे I2 को, देन हम क्या करेंगे? माइनस। ये वाली चीज है, I1 माइनस I2 एंड देन प्लस लगाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास? अब बचा केवल की बैटरी। अब बैटरी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, केवल रेजिस्टेंस में आपको क्या करना है, दूसरे वगैरह करंट है तो रेजिस्टेंस को आपको मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। आपको सिंपली जिस भी आप लूप में चल रहे हो, जिस भी मैच में चल रहे हो, उसका करंट लिखना, माइनस कर देना जो दूसरी आपकी पड़ रही है। इसलिए मैंने I1 माइनस I2 लिख दिया। अब इसके बाद आता है यहाँ पर 6 वोल्ट। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है? 6 वोल्ट आ रहा है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो 6 वोल्ट की बैटरी है। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं, जो मैंने आपको यहाँ बताया था ना, सेम चीज यहीं करनी है। क्या करनी है? सेम चीज। आपका I1 जो है इसका एरो पड़ रहा था इसके नेगेटिव टर्मिनल पे, तो मैंने माइनस का साइन पुट किया था। नेगेटिव टर्मिनल पे पड़ रहा था इसलिए मैंने कौन सा साइन पुट किया था? नेगेटिव। पर आप देख सकते हो इसमें हमारा कौन सा टर्मिनल पहले पड़ रहा है? कौन सा टर्मिनल पहले पड़ रहा है? ऑफकोर्स की बात है पॉजिटिव पहले पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है ना पहले। तो आप क्या करोगे, इसके पॉजिटिव को सबसे पहले, पॉजिटिव में अगर सबसे पहले पड़ रहा है तो आप इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखोगे, आप इसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे। तो इसलिए हमारा जो है 6 वोल्ट आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। अब मैंने आपको बताया था ये जो वर्क करता है ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ में वर्क करता है, और हमने बताया था जितने भी अंदर पैरामीटर होंगे किसी भी मैश में, आप किसी भी सर्किट में जितने भी पैरामीटर होंगे आप उसका सम करोगे तो वो हमारा 0 के बराबर होता है। वो 0 के बराबर होता है। ये मैंने किरचॉफ लॉ में आपको बताया था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में, और ये उसी का एप्लीकेशन है। तो इसीलिए ये भी हमारा 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होने वाला है? 0 के बराबर होने वाला है। आप यहाँ पर 0 लिख दोगे। अब इसको सिंपली आपको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा -7 प्लस I1 प्लस, और ये हमारा 2I1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपली 2 का और कुछ नहीं, प्लस 6 = 0। 6 और 7 ये तो मेरा हो गया 1, तो ये तो मेरा 1 बचेगा, माइनस का 1। सिंपली आप यहाँ पर क्या कर दो, इसको सॉल्व कर दो, ये हमारा क्या बचेगा, I1 प्लस कर दो यहाँ पर, I1 एक तो 1 और एक 2, ये कितना बचेगा, थ्राइस ऑफ I1
और ये हो जाएगा माइनस का ट्वाइस ऑफ I2 एंड 7 और 6 ये कितना हो गया हमारा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब जो 1 तो अब 1 को आप उस साइड ले जाओ तो क्या बचेगा 3 ऑफ I1 माइनस ट्वाइस ऑफ I2 इज इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब पहुंचेंगे हम दूसरे मैश पे। फॉर मैश 2 की बात करते हैं। देखो मैश 1 का मामला यहाँ पर हो चुका हमारा कंप्लीट, इसके आगे कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब मैं पहुंचता हूँ मैश 2 के अंदर। जो मैश 2 है हमारी ये वाली। अब जो चीज़ मैंने सेम यहाँ करी थी ना, एज इट सेम यहाँ करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेम चीज़ ऐसी करूँगा। मैं ना 9 से स्टार्ट करता हूँ। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर 9 से स्टार्ट करता हूँ। देखो एरो इस तरीके से आ रहा है और पड़ रहा है इसकी बड़ी वाली डंडी पे, यानी कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे पड़ रहा है। अगर ये एरो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पे पड़ रहा है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो मैं 9 की जो वैल्यू लूंगा वो पॉजिटिव लूंगा। कौन सी वैल्यू लूंगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये मेरा +9 कहलाएगा, ठीक है। एंड देन मैं इसको करूंगा प्लस। उसके बाद क्या आएगा मेरा 6 देख सकते हो एरो जो पड़ेगा इस तरीके से इसके नेगेटिव टर्मिनल पे पड़ेगा। इसके कौन से टर्मिनल पे पड़ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पे, इसलिए मैं इसको -6 लिखूंगा। नेगेटिव टर्मिनल पे पड़ रहा है तो इसको देखो -6 लिखूंगा तो आपको सी बात है प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो 9 - 6। अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे पड़ रहा है तो सिंपली आप पॉजिटिव वैल्यू लिख दो, नेगेटिव टर्मिनल पे पड़ रहा है तो सिंपली आप लोग नेगेटिव वैल्यू को लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है 2। यहाँ जो हमारे पास हो रहा था वही सेम चीज यहीं हो रहा है। I1 पड़ रहा है 2 पे एंड I2 भी पड़ रहा है 2 पे। पर मैंने आपको बताया था जो रेजिस्टेंस आपको पड़ रहा है उसको तो ले लो कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है भाई। अब क्या करना है, अब सिंपली जो आपका कि I2 है ना, इसको सबसे पहले लिखो, क्योंकि हम I2 मैच में चल रहे हैं ना, मेन मैच में जो चल रहे हैं ना, उसको आपको छेड़खानी नहीं करनी है। उस मैच में आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। आप I2 में चल रहे हो ना, तो I2 को ही सबसे पहले लिखोगे। I2 को ही क्या लिखोगे सबसे पहले, तो I2 लिख दो एंड देन माइनस का साइन लगाओगे। अगर आपके ऐसे 2 मैच भिड़ रही है ना आपस में, 2 मैच का आपके साथ आमना सामना हो गया, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, माइनस लगा देना। कुछ नहीं करना, सिंपली माइनस लगा देना। माइनस लगाओ, माइनस लगाओगे एंड I1 जो भी अगला आपका अगले मैच का करंट होगा ना, उसको आप माइनस कर दो I1। तो सिंपली मैं इसको क्या कर दूंगा, I1 को माइनस कर दूंगा एंड देन प्लस का साइन लगाऊंगा। अब हमारे पास क्या है इसके बाद 3 ओम है मेरे पास। अब 3 ओम, तो अब 3 ओम को मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, I2 पड़ रहा है ना, तो 3 इंटू I2 तो क्या हो जाएगा 3I2, ठीक है। ओम मत लिखना, ठीक है, ओम मत लिखना। 3 × I2। देन इसके बाद बचेगा हमारे पास 4 आएगा ना 4। तो सिंपली अब मैं क्या करूँगा 4I2, जो भी आपका रेजिस्टेंस आ रहा है उसको तो मल्टीप्लाई कर देना है। और करंट, अगर 2 करंट बढ़ रहे हैं आपस में, 2 करंट आपके पास आ रहे हैं, जैसे कि भाई 1 करंट 2 करंट, एक रेजिस्टेंस में 2 करंट है, तो सिंपली आप जिस मैश में चल रहे हो उस मैश का करंट सबसे पहले लिखोगे, देन माइनस कर दोगे सेकंड वाली मैश का करंट। देन आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे सेकंड वाली मैश का करंट। तो ये होगा। अब सिंपली मैं इसको सॉल्व करूंगा। 6 9 में से 6 क्या 6 7 8 9 3 बचेगा। प्लस करूंगा ट्वाइस ऑफ I2 माइनस का ट्वाइस ऑफ I1 प्लस थ्राइस ऑफ I2 एंड 4 ऑफ I2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। हमें एकदम बेसिक इक्वेशन पे ले आना है, I1 एंड I2 की फॉर्म में ले आना है। जो कॉन्स्टेंट वगैरह बचेंगे उसको साइड में कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 ये रहा, ये 3 है, 3 4 5 एंड 5 4 9। ये बनेगा हमारा 9I2 बन गया, माइनस का ट्वाइस ऑफ I1 इज इक्वल टू माइनस का 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 में नाम दे दूंगा, ठीक है। इसको मैं कौन सी इक्वेशन दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन जो है एकदम सेम जैसी दिख रही हैं। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर दो, चाहे कोई सा भी मेथड लगा दो, एलिमिनेशन बता दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, जो मेथड आपको आता है वही मेथड लगा दो। मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पर एलिमिनेशन लगा दूंगा। तो 3I ऑफ I1 माइनस ट्वाइस ऑफ I2 इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सीक्वेंस में कर देता हूँ। तो -2I1 को मैं पहले लिख देता हूँ, 9I2 को मैं बाद में लिख देता हूँ -3। अब देखो क्या करना है मेरे को, इसको मैं ना एक को एक जैसा बनाऊंगा। मैं I1 को एक जैसा बनाऊंगा, तो सिंपली ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, नीचे में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ। तो क्या बनेगा मेरा 6 ऑफ I1 माइनस 2 2 या 4 ऑफ I2 इज इक्वल टू 3 2 या 6 ऑफ I1, 3 2 या 9 3 या 21 ऑफ I2 इज इक्वल टू 3 3 या 9। ठीक है, ये बन चुका। अब मैं सिंपली इसको ऐड कर दूंगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा बचेगा यही। ये कितना बचा 21 और ये तो ये हमारा 21 बचा, इसमें से हो जाएगा हमारा सॉरी
9 9 2 9 3 27, ये कितना होगा हमारा 27। 27 में से जो 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 23 ऑफ I2। एंड ये हमारा किसके बराबर होने वाला है यहाँ पर, -2 और 9, क्या है यहाँ पर -2 एंड 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको सिंपली माइनस कर दो तो 7 बचेगा, वो भी माइनस का, कितना बचना है, माइनस का 7 जो है आपका यहाँ पर बचने वाला है। तो I2 की हमारी वैल्यू क्या हुई, यहाँ पर हमारी I2 की वैल्यू क्या है, I2 की सिंपल वैल्यू होगी -7/23। तो I2 की यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल ली कितनी, -7/23। अब क्या करने के, हम सिंपली इसको पुट कर देंगे I2 की वैल्यू इन इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन में आप लोग आप जो है इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, कितना है हमारा -7/23। तो मैं सिंपली इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो 3I1 क्या था हमारा, 3I1 -2 ऑफ I2 माइनस का 2 ऑफ I2 इज इक्वल टू हमारा कितना था, इज इक्वल टू 1। सिंपली अब मैं इसको इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये कितना होगा हमारा 3I1 -2 इंटू माइनस का 7/23 इज इक्वल टू 1। 3 ऑफ I1 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 7 3 या 21/23 इज इक्वल टू 1, ये प्लस जाके वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 - 21/23, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3I1 इज इक्वल टू 23 - 21/23। तो 3 ऑफ I1 हमारा होने वाला है, ये कितना होगा हमारा 2/23। अब इसको मैं सिंपली 2/23 हो गया। अब 3 ऑफ I1 पर ये 3 यहाँ पर भी है, इसको मैं तो क्या करूँगा, मल्टीप्लाई में वहाँ जाके इसको डिवाइड में भेज दूंगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई में ना, तो वहाँ जाके कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में हो, तो कितना आएगा हमारा I1 इज इक्वल टू 2/23 इंटू 3, यानी कि 2/3 या 9, 3 3 3 6 इतने एम्पियर। तो I1 की भी हमने वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली एंड I2 की भी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। सिंपली हमसे यही बोला था कि सर्किट के अंदर I1 एंड I2 दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करो, और हमने दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पर सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर ली। सिंपली हमने करा क्या, यहाँ पर पूरे उसमें हमने इसको जो है डिवाइड कर दिया 2 मैश के अंदर। मैश में ऐसा ही होता है, हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा सर्किट हो, कितने भी बड़ा से बड़ा सर्किट हो, हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वो याद रखना, मैश में डिवाइड करते हैं। मैश क्या होता है हमारा, जो कि और हमारा लूप नहीं बन सके, उसके अंदर से और लूप नहीं बन सके, तो उसके अंदर से ऑफकोर्स सी बात है और लूप तो बन नहीं पाएंगे। यही थे हमारी लास्ट लूप, तो ये जैसे कि हमारी लास्ट लूप हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे। हम क्या करेंगे, जहाँ से एरो जा रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे, आप चाहो तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो याद रखना, पर एक बात जो मेन बात है, जब भी आप बैटरी वगैरह के में करो ना, तो अगर नेगेटिव टर्मिनल में पड़ता है तो आपको वो वैल्यू लिखोगे तो नेगेटिव करके, एंड अगर आपको वो पॉजिटिव टर्मिनल में पड़ रहा है तो आपको वो वैल्यू को पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। बस यही चीज़ का आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना है। इसके बाद दो इक्वेशन बन जाएंगी, उन दोनों इक्वेशन को जो है आप यहाँ पर सॉल्व कर दो, तो आपका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देने की है, I1 एंड I2 की वैल्यू आ गई ना, इसके बाद जो है जो यहाँ पर कैलकुलेशन है, इसमें जरूर से आप ध्यान देना, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, और मिस्टेक होती है हम मैश नहीं बना पाते हैं। हम क्या करते हैं, लूप को मैश समझ लेते हैं। अब कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, पूरी लूप को ही मैश समझ, अगर हमें तो यहाँ पर एरो दे रखा है, अगर एरो दे ही नहीं रखा होता, ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा लूप होता, एरो हमको दे ही नहीं रखा होता, तो सिंपली क्या करते हैं बच्चे, ऐसे 2 तरीके से लूप नहीं बनाते। वो क्या करते हैं, सिंपली पूरे को एक मान लेते, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। लूप को आप कभी भी मैश कंसीडर नहीं कर सकते हो, ये याद रखना। लूप को आप कभी भी मैश कंसीडर नहीं कर सकते, मैश को आप लूप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। मैश को तो आप लूप कंसीडर कर सकते हो, पर आप कभी भी लूप को मैश कंसीडर नहीं कर सकते हो। ये चीज़ का जो है आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड स्पीड और प्लेनर नेटवर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया, वही नेटवर्क जो कि हम क्या कर सकेंगे, किसी प्लेन ऑफ शीट में ड्रॉ कर सकें विदाउट क्रॉसिंग द लाइन। मैंने यहाँ पर कोई भी लाइन को क्रॉस नहीं किया, देख सकते हो इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड हो रही है, पर कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, क्योंकि प्लेनर ये 1D के लिए पॉसिबल है। अगर आप 1D में भी लाइन को क्रॉस कर दोगे तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए याद से आपको यहाँ पर देखना कि आप प्लेनर नेटवर्क वो नेटवर्क होते हैं जिसे हम शीट पे ड्रॉ कर सकें, पर वो क्या है, क्रॉस लाइन नहीं हो, यानी कि हम लाइन को क्रॉस ना करें ये। और एक मैश एनालाइज जो होता है, ये हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे बेस्ड होता है। अगर आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो जरूर से देख लेना, तो क्योंकि ये वोल्टेज लॉ आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और टर्मिनोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।